हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में फ्रांस का राष्ट्रपति किस प्रकार से राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए, कैसे निर्वाचन होता है, कैसे परिवर्तन होता है उनकी पद्धति में, वर्तमान में नई परिवर्तन हुआ है, उनका चुनाव कैसे होता है, उनका कार्यकाल कितना है और उनको हटाने की प्रक्रिया, ये हम आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा सा परिचय। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में यानी तीसरे और चौथे गणतंत्र में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी। पंचम गणतंत्र में भी राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई, यानी वहां 4 बार संविधान बना और 5वीं बार बना तब जाके वो सही बना, नहीं तो कोई कमियां रही तो हटाते रहे। लेकिन पंचम और वर्तमान में बच्चों पंचम गणतंत्र है फ्रांस में, ध्यान रखना, 5वां संविधान। पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति की स्थिति पिछले 2 संविधान से आधारभूत रूप से भिन्न है। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था और राष्ट्रपति की व्यवस्था कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के रूप में की गई थी। यानी तीसरे और चौथे गणतंत्र में जब संविधान बना तो ये किया गया था कि संसदात्मक व्यवस्था अपनाई थी और वहां पे प्रधानमंत्री दासीगौन नाम मात्र का राष्ट्रपति होता था। केवल इतना ही नहीं, तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र की राष्ट्रपति की स्थिति भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट की तुलना में भी निर्बल थी। इस पद की निर्बलता के कारण आग ने कहा है कि यूरोपीय राजनीति की एक विलक्षणता कहकर पुकारा था और फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंचो को यही समझ में नहीं आया था कि इस पद की क्या आवश्यकता थी। सर हेनरी मैन ने भी इससे तुलनात्मक वर्णन करते हुए कहा कि फ्रांस के पुराने सम्राट राज्य करते थे और शासन भी। ग्रेट ब्रिटेन में वैधानिक सम्राट राज्य तो करता है किंतु शासन नहीं करता। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति शासन करता है किंतु राज्य नहीं करता। फ्रांस के राष्ट्रपति के भाग्य में यही बाधा है कि वह न राज्य करे न ही शासन करे। यानी तीसरे और चौथे गणतंत्र में यानी संविधान जब बना उस समय राष्ट्रपति के न तो वो शक्तिशाली था, न तो वो राज करता था, न देश का शासक था, देश का मुखिया था, कोई उनको पता नहीं था। तो क्या ऐसे कहा जा सकता है कि तीसरे और चौथे गणतंत्र में उनकी स्थिति बहुत ही निर्बल थी और बहुत ही वो शक्तिहीन था। तभी पंचम गणतंत्र की स्थापना हुई। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन किए गए। चौथे गणतंत्र के संविधान में अपनाई गई संसदात्मक व्यवस्था ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया था। अतः पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के मिश्रण को अपनाया गया। यानी अध्यक्षात्मक में तो होता है बच्चों के राष्ट्रपति शक्तिशाली और संसदात्मक में प्रधानमंत्री शक्तिशाली। लेकिन फ्रांस में तीसरे और चौथे गणतंत्र में जो गलतियां हुई तो उन्होंने दोनों मिश्रण रूप अपनाया, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। अब राष्ट्रपति शक्तिशाली भी है और नाम मात्र का भी है। राजनीतिक अस्थायित्व को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई। इस संविधान में राष्ट्रपति को इतनी शक्तिशाली स्थिति प्राप्त है कि अनेक व्यक्तियों द्वारा उनके अधिनायक हो जाने की आशंका व्यक्त करते हैं। यानी 5वें गणतंत्र में इनको इतनी सारी शक्तियां दे दी कि लोग कह रहे हैं कि ये कहीं
तानाशाना बन जाए। फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मेंडेस फ्रांस लिखते हैं कि वह एक अवंशानुगत सम्राट है जो अपने को वैधानिक अधिनायक बना सकता है। इसी कारण फ्रांसीसी संसद के एक अन्य संसद मार्कल प्लेसेंट को उनमें द्वितीय नेपोलियन की छाया दिखाई पड़ी। वह कहता है कि राष्ट्रपति के परिवर्धित परमाधिकार को देखकर आज राष्ट्रपति पद की असुखकर स्मृतियां जाग उठती है। यानी इतनी सारी राष्ट्रपति की शक्तियां हो गई है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से पंचम गणतंत्र में बच्चों इनकी राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ी। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, यानी उनके पद के लिए क्या क्या योग्यता रखी गई। इसमें चौथे गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में संविधान की धारा 44 में केवल एक ही बात कही है कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकता जो फ्रांस के लिए किसी भूतपूर्व राजवंश का वंशज हो। यानी ये चौथे में ये बात कही थी गणतंत्र में कि भूतपूर्व कोई भी वंशानुगत जो वंश भूतपूर्व में बना उनका ही वंशानुगत नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति। उदाहरण के लिए जैसे बोर्बो, आर्लिन्स और बोनापार्ट वंश का ये तीनों चलते ही रहे थे ज्यादातर। इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यही था कि गणतंत्र के स्थान पर पुनः राजतंत्र की स्थापना न हो सके। इसके अतिरिक्त फ्रांस का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति का पद उम्मीदवार हो सकता था। चौथे गणतंत्र में राष्ट्रपति पद निर्बल होने के कारण सामान्यतः प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ इस पद की प्राप्ति आकर्षित नहीं थे और यह पद मध्यम दर्जे के राजनीति का स्थान ही था। यानी लोग राष्ट्रपति बनने में रुचि नहीं रखते थे फ्रांस में चौथे गणतंत्र में, क्योंकि उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। न तो शासन करता, न तो वो शासन करता था, न ही राज करता था। इसलिए जो मध्यम दर्जे के वही राष्ट्रपति बनते थे। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। फ्रांस का कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि फ्रांस में 18 वर्ष की आयु वाले प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है और उसे मताधिकार प्राप्त है। ये सैद्धांतिक स्थिति है कि जहां तक व्यवहार का संबंध है अत्यंत ही प्रभावशाली राजनीतिज्ञ की इस पद पर निर्वाचित होने की आशा कर सकता है। यानी कोई भी 18 वर्ष के बाद भी कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। अब है राष्ट्रपति पद का निर्वाचन, कैसे वो निर्वाचित होता है। 1958 में निर्मित पांचवा गणतंत्र कब हुआ? 1958 में पंचम गणतंत्र। यानी 1958 में पंचम गणतंत्र की स्थापना हुई और उसमें परिवर्तन किया गया कि 1958 में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और 78.5% मत प्राप्त कर जनरल डी गॉल पहला राष्ट्रपति बना पंचम गणतंत्र में। पंचम गणतंत्र में डी गॉल राष्ट्रपति बना, निर्वाचित हुआ। लेकिन
मूल संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव हेतु जनता द्वारा परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जिस पद्धति को अपनाया गया था, उनमें जनरल डी गॉल द्वारा थोड़े समय बाद ही परिवर्तन की आवश्यकता समझी गई। मरणोपरांत प्रकाशित अपनी संस्मरणों में जनरल डी गॉल ने लिखा है कि प्रारंभ से ही राज्य के प्रधान को वयस्क मताधिकार के अधिकार पर निर्वाचित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये व्यवस्था संविधान निर्माण के समय करने के बजाय अपने प्रथम कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व करना उचित समझा। यानी इन्होंने ये समझा कि निर्वाचित प्रक्रिया 18 साल के बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति चयन हो। उनका विचार था कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च प्रजातांत्रिक नेता की स्थिति प्राप्त हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को भी राष्ट्रसभा के समान ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका निर्वाचन राष्ट्र के समस्त निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति में संशोधन हेतु जनरल डी गॉल ने अनुच्छेद 11 के अधीन प्रक्रिया को अपनाने या अपनाते हुए प्रस्तावित संशोधन को जनमत संग्राम में जनता के समक्ष रख दिया गया। 6 नवंबर 1962 को जनता के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार 1962 में की गई इस व्यवस्था के अनुसार अब फ्रांस का राष्ट्रपति फ्रांस के समस्त निर्वाचकों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। यानी पहले अप्रत्यक्ष और अब राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन द्वितीय मतपत्र योजना के अनुसार की जाती है। 2002 ईस्वी और 2007 में राष्ट्रपति चुनाव से कई मत पद्धति को अपना लिया गया है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इस प्रकार हम देखेंगे। 1958 में निर्मित 5वें गणतंत्र के मूल संविधान की 6ठी और 7वीं धाराओं में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो 1946 में वर्णित निर्वाचित पद्धति से बहुत भिन्न है। चौथे गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत केवल संसद सदस्य की राष्ट्रपति का निर्वाचन करते थे। चौथे में ये प्रक्रिया थी बच्चों, और इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अत्यंत ही संकुचित था, यानी संसद द्वारा उनको निर्वाचित किया जाता था। पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माता द्वारा उद्देश्य राष्ट्रपति को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय नेता बनाना था, अतः उनके निर्वाचन को अपेक्षाकृत व्यापक रूप प्रदान किया गया। इसके निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जिसके मध्य निम्नलिखित होते थे: संसद के सदस्य, समुद्र पार के प्रदेशों के विधान मंडल और जनरल काउंसिल के सदस्य यानी नगर निगम के और नगर पालिका के प्रतिनिधि। ऐसे ये सारे मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता था। संविधान की 7वीं धारा के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव द्वितीय मतपत्र योजना के आधार पर होता था, जिसके अंतर्गत आवश्यक होने पर 2 पृथक मतदान होते थे। प्रथम मतदान में ही यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो जाए तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। प्रथम मतदान में यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो वो निर्वाचित माना जाएगा, लेकिन यदि प्रथम मतदान में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो द्वितीय मतदान होता है, जिससे प्रथम मतदान के प्रथम 2 उम्मीदवार में ही चुनना या चुनाव करना होता है और अधिक मत प्राप्त व्यक्तियों को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यानी द्वितीय मतपत्र ये है कि
3 4 या कितने भी खड़े हुए राष्ट्रपति, लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिला। तो लास्ट में क्या करेंगे, जिसके ज्यादा आए वोट, इन दोनों में वोट वापस करवाएंगे, उसको कहेंगे द्वितीय मतपत्र। वापस चुनाव करवाने के बाद जो जीतेगा, बहुमत प्राप्त करेगा, वही निर्वाचन प्रक्रिया या निर्वाचित होगा। अब है निर्वाचन पद्धति के परिवर्तन, यानी क्या क्या परिवर्तन किया गया। इसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च प्रजातांत्रिक नेता की स्थिति प्राप्त हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को भी राष्ट्रीय सभा के समान ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए, यानी ये प्रक्रिया रखी गई। दूसरे शब्दों में उसका निर्वाचन राष्ट्र के समस्त निर्वाचकों द्वारा होनी चाहिए थी। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति में संशोधन हेतु जनरल डी गॉल, अभी हमने कहा है कि वो राष्ट्रपति था, अनुच्छेद 11 के अनुसार प्रक्रिया को अपनाने के प्रस्तावित संशोधित किए। जनमत संग्रह के द्वारा जनता के समक्ष 6 नवंबर 1962 में जनता के द्वारा उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई और 1962 में की गई व्यवस्था के अनुसार अब फ्रांस का राष्ट्रपति समस्त निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन द्वितीय मतबंध या मतपत्र के अनुसार होता है। 2002 ईस्वी और 2007 में हुई राष्ट्रपति चुनाव में इस पद्धति को समझा जा सकेगा। यानी 2002 में कैसे चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव 2002 में ये निर्वाचन प्रक्रिया परिवर्तन हुई, वो इसमें समझा जाएगा। इसमें समझा जाएगा निर्वाचन पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है। तो ये 2002 में फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव पहले दौर 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल को 2002 को तथा दूसरा दौर 5 मई, अप्रैल और मई में होता था। ध्यान रखना, अप्रैल और मई में इनके चुनाव होते थे, जैसे कि 21 अप्रैल और 5 मई। तो कहना का मतलब बच्चों 21 अप्रैल फ्रांस में 21 अप्रैल और 5 मई को चुनाव हुआ करता था, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ करता था, जो संपन्न हुआ। पहले दौर में 3 प्रमुख उम्मीदवार थे, जिससे इस प्रकार से प्राप्त मत हुए कि नेशनल फ्रंट जातिवादी और फांसीवादी विचारधारा के उम्मीदवार जीन मेरी ली पेन 16.94% मत प्राप्त किया। समाजवादी उम्मीदवार लियोजन जॉम्पिन ने 16.12%, ऐसे ऐसे करके अलग अलग सबने मत मत प्राप्त किए। 6 मई 2002 ईस्वी को पूर्व जूनियर मंत्री जीन पियर रिफेरियन का देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यानी एक को राष्ट्रपति और एक को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब है राष्ट्रपति का चुनाव मई में, अप्रैल में तो ऐसा हुआ, मई में कैसे हुआ, इसमें भी ये किसी को क्या परसेंट, इतने परसेंट निकले, किसी को इतने परसेंट मिले, तो दी गॉल को 53.06% वोट मिले। इस प्रकार 6% मतों के अंतर से दी गॉलवादी दल के उम्मीदवार सार्कोजी राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। 16 मई 2007 को उन्होंने राष्ट्रपति की पद की शपथ ली। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन उनके पूर्व पदाधिकारी की समाप्ति होने से अधिक 35 दिन तक कम से कम 20 दिन के
पूर्व होना चाहिए। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो सीनेट का सभापति अस्थायी रूप से यानी राज्यसभा का अध्यक्ष वो राष्ट्रपति का पद लेगा। जब वो कभी बीच में खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य करेगा और पद के रिक्त होने से अधिक 35 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यानी 35 दिन के अंदर उनको कार्य करना पड़ेगा। अब है राष्ट्रपति का कार्यकाल। चौथे गणतंत्र में समान की पंचम गणतंत्र के संविधान के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष रखा गया था। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशक में विविध पक्षों द्वारा सोचा जा रहा था कि 7 वर्ष का कार्यकाल बहुत अधिक है और 7 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष का कार्यकाल उचित किया गया था। तो बाद में ये 7 से 5 वर्ष कर दिया गया था। 2002 के अंतिम दिनों में किए गए संशोधन के अनुसार अब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है। वापस खड़ा हो सकता है, जीत सकता है। फ्रांस में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं है तथा यदि राष्ट्रपति पद का आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो अनुच्छेद 11 और 12 में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्तव्य अस्थायी रूप से सीनेट के सभापति तथा उनके द्वारा ही संपादित किए जाएंगे। यानी उपराष्ट्रपति वहां है नहीं, बाई चांस अचानक क्या हो जाए, पद रिक्त हो जाए तो वहां पे सीनेट का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा। इस प्रकार से ये बच्चों बताएगी। लास्ट ये भी देख ले आप, फिर कल पढ़ेंगे मैं फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्ति। लास्ट है राष्ट्रपति का पद हटाने की प्रक्रिया, कैसे हटा सकते हैं इनको। पंचम गणतंत्र के संविधान की 68वीं धारा में यानी 68वीं धारा में राष्ट्रपति के पदच्युत की व्यवस्था की गई है। इस धारा के अनुसार केवल राजद्रोह के दोष पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोषारोपण कर का अधिकार राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को प्राप्त है और यदि ये प्रस्ताव खुले मतदान में संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक अलग अलग अपने कुल बहुमत से पारित कर दिया जाए तो दोषारोपण की जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और इसमें न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति को पद से हटाना पड़ेगा। यानी इसमें वो संविधान के विरुद्ध वगैरह ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, महाभियोग क्या है, यहाँ महाभियोग की प्रक्रिया में ऐसा है बच्चों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है, जब वो क्या हो जाता है उनके, जब वो देशद्रोही हो जाता है तब जाके उनके पीछे संसद द्वारा दोनों में अलग अलग दो तिहाई बहुमत द्वारा उनके खिलाफ पारित ये महाभियोग पारित किया जाता है और न्यायालय जांच करता है, उसमें दोषी पाया गया तो उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा और दोषी नहीं पाया गया तो वो